हैशटैग सेव डेमोक्रेसी, संविधान का संकट, संविधान की हत्या, कुछ ऐसे शब्द हैं जो पिछले 10, 15, 20 दिनों से आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, जिनके बारे में आपकी जागरूकता भी बढ़ी होगी। राज्यपाल की भूमिका, राजस्थान में राजनीतिक संकट, सचिन पायलट ग्रुप का विद्रोह, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 15-20 दिनों से आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे हैं। मुद्दा है राज्यपाल की भूमिका का, राज्यपाल की शक्तियों का और राज्यपाल की कार्यशैली का। बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे कि इसके लिए कैसे कैसे हम चीज़ों को देखें, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। इसी को क्लियर करने के लिए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आपके लिए प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं। राज्यपाल की भूमिकाओं पर जो प्रश्न उठ रहे हैं वर्तमान समय में, उसको लेकर के सभी उत्तर। वास्तव में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के प्रश्न उठते हैं जब राजस्थान के मैं वर्तमान परिदृश्य में ही केवल बात कर रहा हूं, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एक रिक्वेस्ट करते हैं राज्यपाल से सदन बुलाने की और राज्यपाल उसे मना कर देते हैं। अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 बार सदन बुलाने की प्रार्थना की है राज्यपाल से और तीनों बार राज्यपाल ने सीधे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मना करा है। इस बार भी जो लास्ट टाइम उन्होंने बोला है तो उसके बाद राज्यपाल महोदय ने 3 प्रश्न उठाए हैं राज्य के मुख्यमंत्री से। पहला उन्होंने पूछा है कि क्या आप अपना बहुमत तो साबित नहीं करने जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि 21 दिन की नोटिस देनी होगी अगर आप सामान्य अधिवेशन बुलाना चाह रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। महत्वपूर्ण है यह। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के सदन की प्रक्रिया को लेकर के प्रश्न अभी तक राज्यपालों ने नहीं उठाए हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सरकार अपना बहुमत सिद्ध करना चाहती है और राज्यपाल उस बहुमत को साबित करने की प्रक्रिया को होने देने नहीं चाहते। इसलिए राज्यपाल के सदन बुलाने की शक्ति और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के प्रश्न उठने लगे हैं। इन्हीं प्रश्नों के आलोक में हम आज की चर्चा कर रहे हैं आपसे। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था जो है वो संवैधानिक नैतिकता पर चलती है, संवैधानिक परंपराओं पर चलती है और संवैधानिक प्रावधानों पर चलती है। इस संबंध में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन ध्यान आती है। सर आइवर जेनिंग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, जो संवैधानिक परंपराएं हैं, दे आर द फ्लैश टू द ड्राई बोन्स ऑफ लॉ। अर्थात जो संवैधानिक परंपराएं हैं वे विधियों की सूखी जो अस्थियां हैं उनके लिए एक जीवित उनके अंदर मांस हैं। एक प्रकार से निर्जीव को सजीव करती हैं संवैधानिक परंपराएं, वे ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम संवैधानिक परंपराओं के लिहाज से देखें तो भारतीय संवैधानिक इतिहास अथवा ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन यदि राज्यपाल ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं तो उनके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न जो बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं, 21 दिन का जो नोटिस है क्या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो 21 दिन का नोटिस देने का प्रक्रिया है वह सामान्य अधिवेशन में होता है। ठीक है, ये परंपरा रही है कि जब भी सामान्य अधिवेशन कॉल किया जाएगा तो 21 दिन की नोटिस दी जाएगी और उस 21 दिन की नोटिस के बाद ही सदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अगर असामान्य परिस्थितियों में सदन बुलाना है तो यहाँ पर 21 दिन के नियम लागू नहीं होंगे। सदन रात भर की नोटिस पर भी बुलाया गया है, सदन रात में भी बुलाया गया है, ऐसा भारतीय संवैधानिक इतिहास में देखा गया है। तो 21 दिन कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आप वास्तव में सामान्य प्रक्रिया में सदन बुला रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्योंकि विवाद यहाँ से शुरू हुआ कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी सदन बुलाने की, उसमें उन्होंने कहा था कि वे सदन में कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि बाहर मीडिया सोर्सेज में उन्होंने कहा कि वे सदन में अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न भी यही था कि क्या आप अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं।
तो अगर सरकार बहुमत साबित करना चाहती है तो राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह उसे रोके, और यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कंसीडर की जा सकती है और इसमें 21 दिन की नोटिस का प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सदन के अंदर क्या होगा, क्या कोरोना पे चर्चा होगी या बहुमत साबित किया जाएगा या कोई और कार्यवाही की जाएगी, क्या ये निर्धारण गवर्नर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सदन की प्रक्रिया में सदन के अंदर क्या होगा ये निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार सदन के अध्यक्ष का है, ना कि राज्यपाल का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा जो उन्होंने कोरोना संदर्भ और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामले को उठाया, तो कोरोना एक वास्तव में वैश्विक समस्या है, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो बहुत जगहों पर सदन बुलाए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर यह कहना कि कोरोना संकट में आप क्या करेंगे, पहली बात तो वाजिब प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, ये गवर्नर का क्षेत्राधिकार भी नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय सदन के अंदर कौन कहाँ कैसे बैठेगा, क्या व्यवस्था होगी, ये सब सदन के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, क्या राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर सदन को बुलाने से मना कर सकते हैं या उन्हें वेट करवा सकते हैं? तो देखिए, संवैधानिक इतिहास यह रहा है कि जब भी सरकार ने सदन बुलाने के लिए कहा है तो चाहे वे राष्ट्रपति हों या राज्यपाल हों, वे सदन को बुलाते रहे हैं। ऐसा हमेशा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन नहीं बुलाना चाह रहे राज्यपाल। लेकिन अब इस संदर्भ में संविधान के प्रावधानों पर जरा सा जाते हैं। अगर हम संविधान के प्रावधानों की चर्चा करें तो आर्टिकल 174 ये कहता है, अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल को राज्य विधायिका का सदन जब और जहां उचित लगे वहां वे बुला सकते हैं, एज ही थिंक्स फिट। ये लास्ट लाइन है 174 की। तो इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम और प्लेस डिसाइड करने के साथ साथ यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर और कैसे सदन बुलाना है और कब बुलाना है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 174 है उसको हमेशा आर्टिकल 163 के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 163 क्लियरली कहता है कि गवर्नर इज ऑर्डिनरली बाउंड to the aid and advice of Council of Ministers headed by Chief Minister। यानी कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह है उसे मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। तो सदन बुलाना है या नहीं बुलाना है या कब बुलाना है, इसका निर्णय राज्यपाल नहीं करेंगे बल्कि मंत्रिमंडल करेगा, और उसे मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। देखिए, यहाँ पर ऑर्डिनरली कहा मैंने, सामान्य तौर पर कहा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कब ऐसा होगा जब राज्यपाल मंत्रिमंडल की यह सलाह मानने को बाध्य नहीं होंगे, यानी कि ही हैव डिस्क्रिशनरी पावर टू कॉल फॉर सेशन। अपने सत्र को बुलाने के लिए, विधायिका के सत्र को बुलाने के लिए उनके पास किस परिस्थिति में विवेकाधिकार होगा। तो यह जानने के लिए आप यूँ समझ लीजिए और इसे ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल यदि यह समझें या माने कि राज्य विधायिका में सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तब राज्यपाल अपने स्वविवेकाधिकार से सदन बुला सकते हैं और सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अदर देन दैट वे कभी भी अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल सदन को बुलाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 174 जहां पर उनसे कहा गया कि वो बुला सकते हैं, लेकिन 163 में यह कहा गया कि आप उनकी सलाह, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सलाह और सहायता पर निर्णय लेंगे। देखिए, एक संवैधानिक इतिहास में अगर हम जाएं तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 153 सब क्लॉज 3 था, जो अरुणाचल प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोट भी किया था। आर्टिकल 153 का 3 ये कहता था कि गवर्नर के पास पावर है सदन को कभी भी बुलाने की या ख़त्म करने की, लेकिन बाद में इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे हटा दिया और केवल 174 और 163 रखा। ठीक है, इसका मतलब है संविधान निर्माताओं को भी इस बात का एहसास था कि राज्यपाल को यह शक्ति देना उचित नहीं है, यह निर्णय राज्य सरकार को ही करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या
ऐसा इतिहास रहा है भारत के गवर्नर्स को लेकर के, राज्यपालों को लेकर के, तो देखिए भारत में राज्यपाल की भूमिका सदैव से प्रश्न में रही है, चाहे वो नेहरू जी का कार्यकाल हो, इंदिरा गांधी का हो, मोरारजी देसाई का हो, या फिर आपके राजीव गांधी का हो, नरसिंह राव का हो, एच.डी. देवेगौड़ा का हो या नरेंद्र मोदी का हो। हर एक सरकार में राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठे हैं, मामले न्यायालय तक गए हैं और राज्यपालों ने लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध कार्य किए हैं, ठीक है, जो बाद में न्यायालयों द्वारा ओवरराइड भी किए गए हैं, गलत कहे भी गए हैं, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो आज़ादी के 10 साल के भीतर ही 1959 में ही केरला में EMS नंबूरीपाद की गवर्नमेंट थी, और उस समय उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था गवर्नर के द्वारा। अगर हम 60-70 की दशक की बात करें तो 60-70 के दशक में, 80-90 के दशक में इंदिरा गांधी, 80 के दशक में और 90 के दशक के शुरुआत में राजीव गांधी, बाद में जो आपकी गवर्नमेंट थी देवेगौड़ा की, उस समय की सरकारों ने, आपको याद होगा क्लासिकल केस है यूपी का, जहां पर एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल की गवर्नमेंट बनाई गई थी। इसी प्रकार से एक क्लासिकल केस आपको मिलता है बम्बई केस, जहां पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने SR बम्बई की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो ये बहुत ही ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं रही। NDA गवर्नमेंट की शुरुआत में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट की शुरुआत में आप देखें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऐसे मामले रहे जहां पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उत्तराखंड वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही निर्णय ले सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर के पद का दुरुपयोग हर सरकार ने किस प्रकार से किया है। तो वास्तव में यह पूरा सिनेरियो जो बनता है, उस सिनेरियो में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर केवल यह है कि जब सरकार के पास बहुमत ना हो तो वह सदन बुला सकता है। सदन नहीं बुलाने का कोई भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। तो इस पूरी सिनेरियो में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन्हें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे ज़रूर बताएं मुझे। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अन्य आप जैसे भी मुद्दे आप हमसे पूछते जाएंगे, मैं निश्चित तौर पर वीडियोज़ के फॉर्म में उसको आपको देता जाऊँगा, क्योंकि इस कोरोना संकट में हम लोग क्लासेस में नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो बना के दूं, जिससे आपके हर एक प्रश्न का और हर संवैधानिक प्रश्न का या राजनीतिक प्रश्न का या आर्थिक प्रश्न का जो भी आपके दिमाग में उठ रहे हैं, उनका जवाब बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।